नमस्कार। वैदिक एस्ट्रोलॉजी गुरु के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं पौराणिक काल से ग्रंथों में ओम का वर्णन है। इस ओम के क्या आयाम हैं, क्या पहलू हैं, इसका चिन्ह जीव कारक के लिए कैसे महत्वपूर्ण है और ज्योतिष में ओम के क्या आयाम हैं। ज्योतिष से ये ओम कैसे जुड़ता है, किन ग्रहों से जुड़ता है और फलस्वरूप इसका क्या अर्थ है। जी, आज इन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट छोड़ना ना भूलें। नमस्कार। चेतना ही पूर्ण है। ओम चार अवस्थाओं में विभाजित होने पर भी अभज्य है, जो चेतना की परम अवस्था को दर्शाते हैं। ओम तीन अक्षरों से बनते हैं, अ, उ और म, जो कि मानव की तीन अवस्था जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को दर्शाते हैं। चतुर्थ अवस्था इन तीनों से परे विस्मृति या निस्तब्धता या ये कहिए परमात्मा में लीन तुर्या को दर्शाते हैं। ये चतुर्थ अवस्था गुरु के संरक्षण में ही प्राप्त हो सकती है। अब ये समझते हैं कि ओम जो अक्षर है, इसके संस्कृत के शब्दार्थ क्या है। जो अक्षर है ओ, जो अ और उ की मात्रा से बना हुआ है, उसका ये अर्थ कह एक अर्थ है संरक्षक, और जो म शब्द है उसके कई अर्थ हैं, जैसे कि ज्योति, ज्ञान, जादुई सूत्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यम, काल और एवं मृत्यु। हम ये सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ओम को श्री गणेश जी से जोड़ा जाता है, जो विघ्न विनाशक हैं, और गणेश जी का चिन्ह भी जो है वो ओम को माना गया है। लेकिन इसको ओम ओम का जो चिन्ह है ये गणेश जी से क्यों जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष में स्वरोम शब्द आता है। स्वरोम का अर्थ है हे गणेश, आप ओम का ही स्वरूप हैं। गणेश अथर्वशीर्ष में यह भी कहा गया है त्वम मूलाधार स्थितो असि नित्यम, जिसका अर्थ है आप जीवन के मूल आधार में, जिसे हम मूलाधार चक्र के नाम से जानते हैं, उसमें स्थित है। साधना की परम अवस्था जब जागृत होनी शुरू होती है तो वो मूलाधार से शुरू होती है, क्योंकि ये हर चीज के मूल आधार है। ठीक उसी तरह जिस तरह किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी की स्तुति की जाती है, मूल आधार रखा जाता है गणेश जी का, कि आप हर चीज की फाउंडेशन है, आप हर चीज की शुरुआत है। और कुंडलिनी जागरण भी जो है वो मूलाधार चक्र से ही शुरू होता है। इसीलिए इस मंत्र का, इस ऋचा का बहुत अत्यधिक महत्व है। त्वम मूलाधार स्थितो असि नित्यम।
और ये ज्योतिष से कैसे जुड़ेगा, इसको हम आगे समझेंगे। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, अपरा जीव संज्ञकः, जिसका अर्थ है केतु एवं बृहस्पति जीव कारक हैं। अपरा शब्द का जो शब्द अपरा शब्द के शब्दार्थ हैं हाथी का भाग, गर्भ, जरायु नाल और पश्चिम दिशा। इन सभी सूत्रों को हम अगर एक साथ आगे पिरोएं तो आइए देखते हैं हमें क्या निष्कर्ष मिलता है। गणेश ओम स्वरूप हैं जो चेतना को दर्शाते हैं। गणेश हाथी या गज के भी सांकेतिक प्रतीक हैं। वह हाथी जो धीमी चाल से चलता है, ठीक वैसे ही जैसे धीमी गति से चेतना ऊपर उठते हुए परमात्मा में लीन होती है। अब ये देखते हैं कि हाथी जो है, जो गज है, उससे ओम हमारा कैसे जुड़ता है। आप देख सकते हैं कि ये एक हाथी है जिसकी सूंड उठी हुई है और हमारी परम चेतना भी आकाश में सिंबॉलिक तौर से चिन्ह के प्रतीक की तरह दिखाई गई है। हाथी जब भी सूंड उठाता है तो वो ऐसी चीजों से जुड़ने की कोशिश करता है जो चीजें अदृश्य हैं, जो इंसान की आंखों से परे है। गुप्त या छिपी चीजों की जानकारी के लिए हाथी अपनी सूंड ऊपर उठाते हैं। आइए आगे अब इसको समझते हैं कि ये ओम के चिन्ह से गज किस तरह से जुड़ता है, इसके चिन्ह के आयाम क्या है। जो ये ओम की मात्रा है, ये गज की सूंड को दर्शाती है और जो मात्रा है वो पराशक्ति या परमात्मा शक्ति या ऐसी ऊर्जा को दर्शाते हैं जो लुप्त है या जो गुप्त है। वैदिक एवं पौराणिक निर्देश से परे ओम, गज और श्री गणेश के संकेताक्षर में भी सामान्यताएं दिखती हैं। एवं जो ओम की ध्वनि है और हाथी की भी जो चिंगाड़ है, उनकी जो सामान्यता है, ध्यान से सुनिए, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ओम जो गणेश जी का प्रतीक है वो गज से तो बहुत सुंदरता से जुड़ा, लेकिन जीव से ये किस प्रकार से जुड़ेगा, अब आगे उसकी चर्चा करते हैं। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में लिखा है अपरा जीव संज्ञकः, जिसका अर्थ है केतु एवं बृहस्पति जीव कारक हैं। अपरा के शब्दार्थ हैं हाथी का भाग, गर्भ, जरायु नाल और पश्चिम दिशा। नवग्रह स्तोत्र में यह कहा गया है केतुम कुलस्य उन्नतिम, केतु कुल एवं वंशावली की वृद्धि को इंगित करते हैं। अब जो ओम का चिन्ह है वो किस तरह से जीव की परम अवस्था से जुड़ता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें विशेष ये है, ध्वनियों का महत्व बहुत है। आप देखिए कि जीव की जो ध्वनि है वो ओम की ध्वनि से किस तरह मिलती है।
एक शिशु की ध्वनि ओम की ध्वनि से गर्भ में जो बच्चा है उसको ऊर्जा माता के हृदय से मिल रही है और ये ऊर्जा उसके लिए बिल्कुल गुप्त है। एक परमात्मिक शक्ति की तरह जो गर्भ में बच्चा है उसे मां का हृदय शक्ति देता है। इसकी ओम से क्या सामान्यता है इसको देखिए। देखिए किस तरह से बच्चे के गर्भ में जो आकार है उसको ओम दर्शाता है और ओम की जो मात्रा है वो मां की माता के हृदय की शक्ति को दर्शाता है या कहिए उस परमात्मा शक्ति को दर्शाता है जो बच्चे को गर्भ के अंधकार में जीवित रख रही है और ऊर्जा प्रदान कर रही है। और जो बच्चे की जरायु नाल है वो ओम से जुड़ी घूमी हुई मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो ये खूबसूरती देखिए। और यही नहीं, अब ध्यान से जरा सुनिएगा कि किस तरह से एक छोटे बच्चे की ओम की वाणी और नव एक शिशु के करहाने की रोने की आवाज किस तरह से ये ओम का प्रतीक है। तो हमने इस सब से सीखा बृहद पराशर होरा शास्त्र कहती हैं अपराजीव संज्ञा, जिसका अर्थ हम कहते हैं केतु एवं बृहस्पति जीव कारक है। हमने ये भी जाना नवग्रह स्तोत्र में लिखा है केतुम कुलस्य उन्नतिम, जिसका अर्थ है केतु कुल एवं वंशावली की वृद्धि को इंगित करता है। एवं गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र में भी कहा गया है ओम बुद्धि प्रियाय नमः, जिसका अर्थ है ओम स्वरूप श्री गणेश जिन्हें बुद्धि प्रिय है। अतः इसका अर्थ यह है ओम की उच्चतम स्थिति से जुड़ने के लिए केतु, बुध और गुरु अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आइए ये समझते हैं कि वह कौन सा योग और ग्रह है जो इस ओम की परमात्मा से जोड़ने वाली शक्ति को ज्योतिष अनुसार इंगित करते हैं। आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन की जो आत्मिक यात्रा है वो कैसे शुरू होती है। जीवन की आत्मिक यात्रा जब उसको स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता तो आत्मा परमात्मा में ही लीन होती है, जिसे हम 12वें भाव से जोड़ सकते हैं। लेकिन 12वें भाव का सबसे आखिरी नक्षत्र रेवती है, जिसके स्वामी बुध हैं। जब तक उस आत्मा को शरीर नहीं मिला, शरीर का स्वरूप नहीं मिला, तब तक वो परमात्मा ही में ही लीन है और वो 12वें भाव में स्थित है, जो बृहस्पति की अपनी स्व राशि है। लेकिन जब उस आत्मा के कर्म भोग बाकी होते हैं तब आकर के वो शरीर के स्वरूप से जुड़ती है और लगन में उसका जीवन शुरू हो जाता है। और नव लगन के बाद उसकी जीवन की विविध तरह की उसके जीवन के पहलू उससे जुड़ जाते हैं, जिन सबको वो भोगता हुआ आखिर में अपने जीवन काल में अष्टम भाव से जुड़ता है, जो कि उसकी मृत्यु का भाव है। यहां पर आकर के वही आत्मा जो शरीर उसने लगन से पाया था उस शरीर को त्याग देती है, छोड़ देती है और उस मृत्यु के भाव के बाद फिर दोबारा उसी परमात्मा में लीन हो जाती है, जो दोबारा से 9वां भाव बृहस्पति की राशि से इंगित है।
और इस बृहस्पति की राशि का जो पहला नक्षत्र है वो है मूल नक्षत्र, जो हमारी जड़ को दिखाता है, किसी भी सोर्स को दिखाता है, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना दिखाता है, उस सोर्स के पास, उस जड़ के पास दोबारा जाना दिखाता है, जिसे हम मूल नक्षत्र से जानते हैं। और इस मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है। अतः बृहस्पति जातक को आत्मिक चिंतन की प्रेरणा से अनावश्यक के निष्कासन, जो कि माया है, में सहायक है। जिस अनावश्यक निष्कासन को पत्री के 12वें भाव से देखा जाता है, और क्योंकि शनि 12वें भाव के और 8वें भाव के कारक हैं, जो मृत्यु से, काल से भी जुड़ते हैं, वह जो दोनों ही भाव अंत को सूचित करते हैं, इसीलिए कर्म कारक शनि, जो 9वें भाव से जुड़ साधना के द्वारा आत्मबोध के लिए प्रेरित करते हैं, वह शनि परम चेतना से जुड़ने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात 9वें भाव के नैसर्गिक स्वामी बृहस्पति, कर्म कारक शनि और मूल नक्षत्र स्वामी केतु विशेष है। अतः बृहस्पति, शनि, केतु की पत्रिका में युति या दृष्टि जातक को आत्मबोध के द्वारा अपने कर्मों को भस्मीभूत करने की और परमात्मा में लीन हो मोक्ष की प्राप्ति दिलाने में सहायक है। अतः 12वें भाव के नैसर्गिक स्वामी बृहस्पति, रेवती नक्षत्र स्वामी बुध और परम उच्च राशि मीन से आनंद से भी ऊपर ब्रह्मानंद सहोदर की स्थिति को दर्शाते शुक्र बहुत विशेष है। बृहस्पति, बुध, शुक्र की युति या दृष्टि पत्रिका में ये दर्शाते हैं कि जातक आत्मिक चिंतन के द्वारा परमात्मा समर्पण से भौतिक संसार की अनावश्यक उपलब्धियों के निष्कासन से अपना उत्थान कर परमात्मा में लीन हो सकता है। वही आत्मिक चिंतन जो गुरु की स्वराशि से इंगित है, और परमात्मा समर्पण, समर्पण वो है जहां पे तर्क नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे 12वें भाव में मीन राशि में बुध, जो कि तर्क को इंगित करते हैं, तर्क के प्रतीक हैं, वो आकर के नीच के हो जाते हैं। तब आपके पास तर्क नहीं है, शुद्ध ज्ञान है। और ब्रह्मानंद सहोदर जो शुक्र की, और 12वें भाव में जो मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, उससे ये इंगित होता है कि ये सिर्फ आनंद की ही स्थिति को नहीं दर्शाते, ये ब्रह्मानंद सहोदर को भी दर्शाते हैं, जो आनंद के भी ऊपर की परिस्थिति है। तो हमारे पास ज्योतिष के पहलू से हमें यह समझ आता है कि ओम की शक्ति बृहस्पति, शनि और केतु और बृहस्पति, बुध और शुक्र के महत्व को दर्शा रहे हैं। किसी भी जातक की कुंडली में अच्छे योगी होने की अंतर्निहित शक्ति को ये ग्रह दर्शाते हैं। अगर इन ग्रहों की युक्ति हो, दृष्टि हो या किसी भी प्रकार का संबंध हो, चाहे वो ग्रहों की स्थिति से हो या नक्षत्र से हो, ये सब एक अच्छे योगी की पत्रिका को दर्शा रहे हैं। अब आइए कुछ ऋषियों की पत्रिकाएं देखते हैं जिसमें इस प्रकार के योग मिलते हैं। ये पहली पत्रिका है स्वामी करपरतरी जी की। आप इसमें देख सकते हैं कि बृहस्पति, बुध और शुक्र लगन में ही बैठे हैं। और सिर्फ बृहस्पति, बुध और शुक्र का ही योग नहीं है, इसमें बृहस्पति, बुध और शुक्र राहु केतु एक्सिस पर भी हैं। एवं विशेष बात यह है कि इसमें बृहस्पति, बुध और शुक्र शनि के पुष्य नक्षत्र में है। जी हां, देखिए कितनी सुंदर पत्रिका है। इसमें सिर्फ बृहस्पति, बुध और शुक्र की ही युक्ति नहीं है, इसमें नक्षत्र से देखा जाए तो शनि का भी बहुत बड़ा रोल प्ले आ रहा है, जो राहु केतु एक्सिस पर है।
इसी प्रकार की एक पत्रिका और देखते हैं। रमन महर्षि जी की पत्री। रमन महर्षि जी की पत्री में बृहस्पति पंचम भाव में शनि की राशि में बैठे हैं एवं षष्ठ भाव में शनि बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। देखिए कितना सुंदर एक्सचेंज है यहाँ पे, कितना सुंदर योग है यहाँ पे। एवं केतु बृहस्पति से पंचम भाव में बृहस्पति से दृष्ट है और वही केतु नवम भाव में बैठ करके बृहस्पति को अपनी नवम दृष्टि से भी देख रहे हैं। तो ये एक योगी की, एक सफल योगी की पत्रिका में ये योग बिल्कुल फलीभूत हो रहा है, जहां पर बृहस्पति, शनि और केतु का योग हो रहा है। स्वामी शिवानंद जी, इनकी पत्रिका में बृहस्पति लग्न में बैठे हैं एवं शनि पंचम भाव में राहु केतु एक्सिस पर है। वह शनि जिस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है एवं शनि सिर्फ राहु के साथ ही युक्ति नहीं कर रहे, शनि इसमें केतु की ऊर्जा को भी प्राप्त किए बैठे हैं, क्योंकि केतु पंचम भाव में पूरी तरह फल प्रदान करता है और ये केतु बुध और सूर्य बुध जो बुद्धि के प्रतीक हैं और सूर्य जो आत्मा के प्रतीक हैं, उनके साथ युक्ति करके बैठे हुए हैं और ये भी एक सफल योगी की पत्रिका को दर्शाते हैं। महर्षि महेश योगी, इनकी पत्रिका में पंचम भाव में शनि वक्री होकर के बैठे हैं और बृहस्पति 11वें भाव में समसप्तक योग बना करके बैठे हैं शनि से, जिसमें बहुत खूबसूरती से बृहस्पति और शनि का संबंध यहां पर फलित हो रहा है। एवं बृहस्पति केतु के साथ भी युक्त है और यही नहीं, इसमें आत्मकारक सूर्य भी इसी योग में, इसी समसप्तक योग में शामिल है, जो अपने आप में एक सफल योगी की पत्री को दिखाते हैं। ओशो रजनीश, विशेष पत्री, विशेष पर्सनालिटी। इनकी पत्रिका में अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह हैं। इन ग्रहों में शुक्र और बुध भी स्थित हैं। शुक्र और बुध बृहस्पति की राशि में स्थित हैं और यही नहीं, बृहस्पति जो कि तीसरे भाव में स्थित हैं, वह वक्री भाव से, यानी कि वक्री ग्रह जिसे हम एक भाव पीछे से भी देखते हैं, जो दूसरे भाव में बुध की ही राशि में आकर के बुध और शुक्र के इस योग को भी देखते हैं। अतः हो सकता है कि कुछ लोग, कुछ मित्र मुझसे ये सहजाना ना करें कि बृहस्पति वक्र होकर पिछले भाव से इस योग को पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन तब भी शुक्र और बुध दोनों ही बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और ये भी क्योंकि अष्टम भाव होने के कारण गुप्त प्रकार से, गुप्त प्रक्रियाओं से एक सफल योगी की पत्रिका को दर्शाते हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की पत्री में बृहस्पति और शुक्र बुध की ही राशि में पंचम भाव में बैठे हैं। बुध, गुरु और शुक्र की युक्ति एक अच्छे योगी की पत्री को दिखाते हैं और इसमें कई लोग सोच सकते हैं कि बुध तो यहां पर स्थित नहीं है, खाली बुध की राशि है, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान आपका लाना चाहूंगा कि यहां पर जो बुध है वो 29 डिग्री 13 मिनट का है। 29 अंश का बुध अगर चलित कुंडली में देखेंगे तो ये इमीडिएटली बृहस्पति, शुक्र और बुध की युक्ति को दिखा देगा। तो इस पत्री में भी गुरु, शुक्र और बुध की युति होती है, जो एक सफल योगी की पत्रिका को दर्शाती है। आइए आखिरला एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
परमहंसा योगानंदा जी की पत्रिका। इसमें शनि द्वितीय भाव में स्थित है और बृहस्पति अष्टम भाव में मीन राशि में स्थित है। शनि और गुरु दोनों ही समसप्तक योग बना रहे हैं और रेवती नक्षत्र में गुरु है जो कि बुध का नक्षत्र है। विशेष बात यह है कि यहां पर ना तो शनि गुरु केतु का योग है और ना ही गुरु शुक्र बुध का योग है। लेकिन अगर इनकी चलित कुंडली देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक बन जाता है। परमहंसा योगानंदा जी का जो चलित चार्ट है, जो चलित पत्रिका है, उसमें शनि तीसरे भाव में आ जाते हैं जो केतु के साथ युति करते हैं और बृहस्पति भी आगे बढ़ करके नवम भाव में आ जाते हैं जो समसप्तक योग बना रहे हैं शनि और केतु से। तो ये अपने आप में एक पूर्ण योग है। और सिर्फ ये ही नहीं, इसमें शुक्र जो लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में थे, अब चलित कुंडली में पंचम भाव में स्थित हैं और बुध के साथ बृहस्पति की राशि में स्थित हैं और नवम भाव में बैठे हुए बृहस्पति से दृष्ट भी हैं। तो इसमें सिर्फ गुरु शनि और केतु की ही का योग नहीं है, इसमें गुरु बुध और शुक्र के भी पूर्ण योग हैं। और हम सभी जानते हैं परमहंस योगानंदा जी की जो कहानी हम सुनते हैं, जो उनके अकम्प्लिशमेंट हम सुनते हैं, जिस जीवन के आयाम पर वो पहुंचे, जिस योगी की परम अवस्था पर एक योगी पहुंच सकते हैं, परमहंसा योगानंदा जी उसके एक प्रतीक है। तो देखिए कितनी खूबसूरत पत्रिका है और चलित कुंडली कितनी खूबसूरती से इन सभी योगों को पूर्ण करते हुए दर्शा रही है कि किस तरह से एक सफल योगी इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से अगर चाहे तो वो परमात्मा में लीन हो सकता है, उस ऊर्जा से जुड़ सकता है जो ओम की परम अवस्था को दर्शाते हैं। तो आज का अध्याय यही था। मैं समझता हूं कि मेरी ओम को जीव से जोड़ने की, उसके चिन्ह के आयाम, उसके चिन्ह के जो अलग अलग पहलू हैं उनसे जोड़ने की, और ज्योतिष से इस ओम जो परम अवस्था को दर्शाता है, जो कुंडली के नवम भाव, 12वें भाव और इन ग्रहों से जो दर्शाया जाता है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सब पसंद आया है तो कृपया करके वीडियो को शेयर करें, उसे लाइक करें और अगर आप कमेंट छोड़ें तो आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। नमस्कार।